स्पेक्ट्रम बताते, तो उनको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि समझ थी नहीं, क्योंकि मैथमेटिक बैकग्राउंड से थे, तो कोई इसे इतने विषय समझ थी नहीं, ह्यूमैनिटी विषय की तरफ इतना रुझान नहीं था। लेकिन बेसिक जैसे किसी के यूट्यूब पे थोड़े बहुत वीडियो देख लिए या 1857 क्रांति की वीडियो देख ली, तो धीरे धीरे समझ बनाना स्टार्ट किया। आपने काफी लंबा सफर, मतलब काफी आपने धैर्य रखा है, तैयारी की है। तो क्या कभी आपको ये लगा था कि अब तैयारी या छोड़ देनी चाहिए, या कुछ कुछ ऐसा कभी हुआ आपके साथ? कुछ ज्यादातर स्टूडेंट के मन में ऐसा होता है कि तैयारी नहीं करे, नहीं हो पाएगा। वो करता था 2 बजे तक, फिर 2 बजे से जी। कंटिन्यू 8 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाई चलती थी। और फिर 8 बजे के बाद में खाना वगैरह या फिर सॉन्ग वगैरह सुनना, या फिर जो भी इम्प्रूवमेंट करने की चीज होती थी, या फिर घूमते घूमते पार्क में उनको रिवाइज कर लेता था। बस ये रहता था। पर सबसे जो अच्छी या धारदार जो हथियार हैं, वो मैं स्वयं के बनाए हुए नोट्सों को मानता हूँ, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल दिल्ली टीवी पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अनंदाराम बिश्नोई। दोस्तों, इस बार हम हर नए वीडियो में आपको सफल लोगों की कहानियां, या जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में सफलता हासिल की है, उनकी कहानियां लेकर आ रहे हैं। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं नितेश कुमार जैन सर। जैन सर ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2018 में सफलता हासिल की है। और आज हम उनसे जानेंगे कि प्रशासनिक सेवाओं में कैसे कोई युवा अगर सफलता हासिल करना चाहता है तो क्या क्या रणनीति अपनानी चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। तमाम तरह के जो सवाल एक सफल अभ्यर्थी जो होना चाहता है, जिनके मन में है, उन सारे सवालों का जवाब है वो सर से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो नितेश कुमार जैन सर, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने टाइम निकाला और हमारे साथ आप जुड़ रहे हो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, पहले तो शुरुआत में यहीं से करना चाहूंगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई, स्कूलिंग कहाँ से हुई, कैसे हुई, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहूंगा सर। जी सर, सर मेरी जो शुरुआती पढ़ाई है क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक मेरे अपने जी। पैतृक गांव मालपुरा पचेवर और तहसील तहसील मालपुरा है और डिस्ट्रिक्ट टोंक है, वहीं से हुई। और उसके जी। बाद में मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई सुबोध कॉलेज जयपुर से की, जिसमें मैंने अपना बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से स्नातक किया। जी। और उसके बाद से कंटिन्यू 2018 से मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। जी। जी। तो आप 2018 से काफी टाइम से कर रहे थे। ज्यादातर जो तैयारी करना चाहते हैं उनके मन में सवाल होता है कि हम कब तैयारी करें। मतलब आपकी बात करें तो आखिर वो क्या टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि वाकई में आपको सिविल सेवाओं की परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए? जी सर, बिल्कुल। ये एक टर्निंग पॉइंट रहता है लाइफ का कि कब से तैयारी स्टार्ट करें या फिर कैसे करें। तो मैंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान सिविल सर्विस, जो राजस्थान सिविल सर्विस है, उसका 2016 वाला कंप्लीट रिजल्ट आया था। तो उसमें मेरे कई शिक्षकों का चयन हुआ था। तो उससे मुझे सकारात्मक ऊर्जा व प्रेरणा मिली थी। तो ये मेरे लिए मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था मेनली। तो मैंने अपनी जो तैयारी थी वो बेसिकली ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में स्टार्ट कर दी थी कि अब तैयारी करने का टाइम आ चुका है। क्योंकि उस टाइम ये लग रहा था कि वैकेंसी भी कभी ना कहीं आने वाली है। तो जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हुआ और वैकेंसी आ चुकी थी, तो वो सबसे अच्छा टर्निंग पॉइंट रहा। जी। तो तैयारी आपने शुरुआत कैसे की, किस तरह से आपने पढ़ाई की रणनीति बनाई, उसके बारे में जानना चाहेंगे सर। जी सर, मैंने अपने सेकंड ईयर के दौरान जो अपने शिक्षक वगैरह थे जिनसे मैं प्रेरणा लेता रहता था या सिविल सर्विस के बारे में जानकारी लेता रहता था, उन्होंने बताया था कि थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी वगैरह या फिर एक एक रेफरेंस बुक ऐसी बताई थी। जैसे पॉलिटी के अंदर लक्ष्मीकांत सर की बुक बताते थे, या ज्योग्राफी के अंदर महेश कुमार बैणवाल सर की बुक बताते थे, या स्पेक्ट्रम बताते। तो उनको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि समझ थी नहीं, क्योंकि मैथमेटिक बैकग्राउंड से थे, तो कोई इसे इतने विषय समझ थी नहीं, ह्यूमैनिटी विषय की तरफ इतना रुझान नहीं था। लेकिन बेसिक जैसे किसी के यूट्यूब पे थोड़े बहुत वीडियो देख लिए या 1857 क्रांति की वीडियो देख ली, तो धीरे धीरे समझ बनाना स्टार्ट किया। और फिर ग्रेजुएशन के बाद में मैंने अपनी कोचिंग की, तो फिर उसमें मैंने कम्प्लीटली धीरे धीरे इस बारे में ज्ञान प्राप्त किया। जी बिल्कुल। अब ज्यादातर स्टूडेंट के मन में सवाल यह रहता है कि पढ़ाई कैसे करें, मतलब कितना घंटा करें,
क्या टाइम टेबल रखे, तो आप मतलब कैसे पढ़ाई करते थे, क्या रणनीति थी पढ़ाई करने जी सर, पढ़ाई करने के और ये घंटे के बारे में सबके अपने-अपने विचार हो सकते हैं, अलग-अलग की? कि हाँ भाई इतने घंटे हो सकते हैं, इतने घंटे हो सकते हैं। लेकिन ये हो कि इतना सैटिस्फैक्शन मिलना चाहिए रात को सोते समय कि आज अपन ने जो भी पढ़ाई की उससे अपना संतुष्टि मिल गई। हाँ, कि आज 5 घंटे या 6 घंटे या 7 घंटे जो भी अपने हुँ, पढ़ाई की वो पूरा यूटिलाइज़ हो गया और उसको अपन सुबह उठे या उसको रिवाइज़ करें तो वो अपने को याद हो गया। इस प्रकार से अपने को कंप्लीटली करना चाहिए किसी किसी भी सब्जेक्ट को या फिर किसी भी एक टॉपिक को हुँ, लेके कि आज ये वाला जी, टॉपिक हो गया अपना कि कल अपन दूसरा टारगेट बना सकते हैं। तो ऐसे छोटे-छोटे जी, टारगेट बना के हासिल करेंगे उनको तो अच्छा भी लगेगा और जो इस प्रक्रिया के दौरान जो सेल्फ मोटिवेशन है वो भी कंटिन्यू मिलता रहेगा अपने को। जी। तो कुल मिला के आप हमेशा रेगुलर पढ़ते थे और एक सटीक रणनीति है वो आपने बनाई इस परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए। अब ये एक आमतौर पर देखा भी जाता है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की बात की जाए उसके उनके एग्जाम की, तो बड़ी ही लंबी प्रक्रिया होती है, काफी टाइम लगता है, तो इस दौरान निराशा की भावना विद्यार्थियों के मन में आना स्वाभाविक मानी जाती है। तो कैसे आप कैसे उबरते थे या किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखते थे? जी सर, आरपीएससी के बारे में ये कहा जाता है कि ये इम्तिहान तो लेती है लेकिन ये हुँ, हुँ, अपने हुँ। धीरज की परीक्षा भी लेती है। तो इसमें जी, बिल्कुल यदि सही कहा। बिल्कुल, यदि व्यक्ति सेल्फ मोटिवेट नहीं रहेगा या फिर अपने परिवारजन से कनेक्टेड नहीं रहेगा, तो वो कहीं न कहीं निराशा के जो दलदल में उसमें फँसता जाएगा। तो इस हुँ, दौरान जो शिक्षक होते हैं या फिर परिवार के जो मेंबर होते हैं, जो सह उम्र के होते हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जी। विशेषकर दोस्तों की बहुत अच्छी भूमिका होती है, वो कहीं न कहीं कहते रहते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं या तू कर हुँ, सकता हुँ, है, कर सकता है। तो इस दलदल से निकालने में दोस्तों की अग्रिम भूमिका रहती है, मैं ये कह सकता हूँ। और हुँ, टीचर हुँ, का योगदान इतना रहता है कि वो अपने को ये बताते रहते हैं कि हाँ भाई, इस डायरेक्शन में चल रहा है, आज नहीं कल हुँ, एग्ज़ाम होगा, आप टेस्ट तो दो, हुँ, अपने को इम्प्रूव करो और हुँ, अच्छे से हुँ, कर सकते हो। और मैंने ये देखा कि कहीं न कहीं मेंस धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया जिससे कहीं न कहीं जो न्यू एजुकेटर्स थे उनको बहुत फ़ायदा मिला मेरे जैसे जिन्होंने जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया है तो वो और आंसर राइटिंग कर सके। जैसे पहले 20 पेपर लिख सकते थे तो 30 लिखे, 40 लिखे, 50 लिखे और हुँ, अलग-अलग हुँ, टेस्ट सीरीज़ वगैरह जॉइन कर सके जिससे उनके आंसर राइटिंग में भी निखार आया और प्रैक्टिस हो गई कि कम से कम पेपर नहीं छूटा उनका। तो हुँ, ये कहीं हुँ, न कहीं अच्छा रहा और अपन किसी भी चीज़ को पॉज़िटिव वे में लेके जाएँ तो अपने लिए बेटर हो सकता है, तो वो कहीं न कहीं नज़र आया था। जी। अ, आपने काफ़ी लंबा सफ़र मतलब काफ़ी आपने धैर्य रखा है, तैयारी की है। तो क्या कभी आपको ये लगा था कि अब तैयारी या छोड़ देनी चाहिए या कुछ कुछ ऐसा कभी हुआ आपके साथ कुछ? ज़्यादातर स्टूडेंट के मन में ऐसा होता है कि तैयारी नहीं करे, नहीं हो पाएगा। जी जी सर, सर ये कई-कई टाइम ऐसा होता है जब अपन पेपर वगैरह दे के आते हैं या मेंस में पेपर वगैरह लिखते हैं तो अच्छा नहीं होता, हुँ, तो ऐसा टाइम आता है कि बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। लेकिन हुँ, यदि उस चीज़ हुँ, को अपन पॉज़िटिव या सकारात्मक रूप में ले तो अच्छा रहता है और हुँ, कई टाइम ऐसा होता है जब लगता है कि छोड़ देना चाहिए या नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने अपनी इस तैयारी को अंतिम विकल्प के रूप में माना था कि ये अपना अंतिम चांस है, ये अपना हुँ, प्रथम चांस नहीं है, अंतिम चांस है तो अपने को इसमें पूरी जी-जान लगा देनी चाहिए। जो भी अपने से बन सकता है या फिर टीचर से अपन जो गाइडेंस ले सकती है, इधर-उधर से जो भी पहले से सेलेक्टेड है उनसे जो-जो अपने को ज्ञान मिल सकता है, वो हुँ, कंप्लीट हुँ। लेके और पूरी रणनीति के साथ उतरना चाहिए सर। तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि बीच में छोड़ना है। मैं इसको अंतिम विकल्प माना जी, था कि इसमें तो पूरी अपनी जान लगानी है। जी। तो बिल्कुल ये आपका आपने जिस हिसाब से अपना एक दृढ़ निश्चय बना के आपने इसको एक अर्जुन को जो चिड़िया की आँख दिख रही थी, उसी तरह से आपने इसे एक लक्ष्य बनाया, ध्यान केंद्रित किया और उसकी तरफ बढ़े और आपको एक अच्छी रैंक भी मिली। ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं उनके मन में सवाल होता है कि जो जिस तरह से अच्छी खासी रैंक हासिल करते हैं, तो क्या उनको पहले से ही पता होता है कि हाँ, इतनी रैंक यहाँ तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगा? या फिर बस वो अपनी तैयारी करते रहते हैं, सफलता कहते हैं जो कर्म करो फल की इच्छा मत करो, उस उद्देश्य के साथ काम करते हैं या फिर कैसे क्या मतलब रणनीति होती है? जी सर।
जो अपनी तैयारी के दौरान है उस दौरान तो रणनीति बनाई जाती है कि अपने को जो बेस्ट से बेस्ट है या फिर टॉप 10 में आना है, क्योंकि कई हम्म रहता है कि टॉप 10 में आएंगे तो सब जान पाएंगे या फिर अच्छे से अपन भी एसडीएम की जो प्रॉपर सीट है वो ले पाएंगे। तो शुरू में हम्म टारगेट तो टॉप 50 या टॉप 10 का रहता है, लेकिन जो इंसान है या जो स्टूडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर सकता है, क्योंकि कई हम्म फैक्टर होते हैं सिलेक्शन में। इंसान के कई फैक्टर होते हैं, उसकी कॉपी, उसका उस दिन, वो दिन जब एग्जाम हुआ वो दिन कैसा था, या हम्म कॉपी चेकर का माइंडसेट कैसा था थोड़ा बहुत, या फिर मीडियम हम्म का थोड़ा बहुत कभी कभी फर्क पड़ जाता है, या फिर इंटरव्यू में अपना इंटरव्यू बोर्ड कैसा था। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, या फिर जो असीम शक्ति है, देवी असीम शक्ति है, वो अपने पर किस प्रकार हावी रहती है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं हम्म सिलेक्शन में, लेकिन ये है कि स्टूडेंट को अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए कि अपन टॉप 10 में आए, और फिर हम्म जो भी या भगवान जी देते हैं या फिर अपनी जो भी मेहनत होती है वो फिर जो भी रिजल्ट के रूप में अपने को अवतरित होती है। हम्म। बिल्कुल सही कहा आपने। और नितेश सर, एक सवाल ये भी कि आजकल ज्यादातर जो स्टूडेंट है कोचिंग को लेकर ज्यादा कंफ्यूज में रहते हैं। क्या आपने भी कोचिंग ली थी या फिर क्या राय देना चाहोगे? जी सर, मैंने बीएससी के तुरंत बाद में जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मैंने अपने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। और हम्म कोचिंग के लिए मैं कहना चाहूंगा कि कोचिंग से क्या एक सटीक डायरेक्शन मिल जाता है, और जो स्टूडेंट टीचर वगैरह पढ़ाते हैं कि क्या पढ़ाना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि उनके हम्म जो 10 से 15 सालों का अनुभव रहता है कि आरपीएससी का क्या ट्रेंड चल रहा है या फिर किस पोर्शन से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो हम्म उन्होंने अध्ययन किया रहता है, उन वो अपन उन गलतियों को वापस से नहीं दोहरा सकते, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हर एक वैकेंसी में 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो यदि हम्म उनके ज्ञान को अपन यूटिलाइज करें और उनके अनुभव को शामिल कर दे उसमें, तो बहुत जी। कम समय में अपन सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ये बिल्कुल कहा भी जा सकता है कि कोचिंग ही सर्वा सर्वा नहीं है। यदि हम्म कोचिंग के बिना भी यदि दृढ़ निश्चय होकर तैयारी करे व्यक्ति, या फिर हम्म जो उनको फॉलो अप करे, कंटिन्यू डेली आंसर राइटिंग वगैरह करे, या फिर डेली स्टडी करे 6-7 घंटे, तो बिना कोचिंग के भी संभव है। बस ये जरूर पॉसिबल हो जाता है कि उनका जो अनुभव होता है वो कहीं ना हम्म कहीं आंसर राइटिंग के दौरान, या फिर क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, या सिलेबस को किस प्रकार से रीड आउट करना है, वो हम्म। कहीं ना कहीं काम में आता है। जी बिल्कुल। मैं चाहूंगा आप अगर संभव हो सके तो आप जब तैयारी कर रहे थे उस वक्त का आपका क्या शेड्यूल रहता होगा, मोटा माटी जो औसतन सुबह से लेके शाम तक। मुझे लगता है इससे काफी ज्यादा जो तैयारी करना चाहते हैं सिविल सेवा परीक्षाओं की उनमें काफी हेल्प मिलेगी। जी सर, तैयारी के दौरान सर मैं यहाँ पे फैमिली के साथ रहता था, तो हम्म। उस उनकी तरफ से कोई भी बिल्कुल प्रेशर वगैरह नहीं था। और मैं जी। अपेक्षा भी यही करता हूँ कि कोई भी फैमिली किसी के ऊपर प्रेशर करती भी नहीं है जो सिविल सर्विस की तैयारी वगैरह कर रहा है, तो उनको पूरा हम्म टाइम मिलता है। बस वो ये होना चाहिए कि टाइम किस प्रकार से यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से अपन मोटा मोटी माने तो रात को 10 बजे तक उसके पास पूरा पर्याप्त समय रहता है। तो उस टाइम घर वाले हम्म कोई भी काम के लिए नहीं कहते हैं। तो मेरा तो ये रहता था कि सुबह 7 से 11:30 बजे तक मैं कंटिन्यू पढ़ाई करता था, हम्म। और फिर 11:30 से लेके 2 बजे तक खाना वगैरह, रेस्ट वगैरह, फिर जो भी खुद के काम वगैरह रहते थे वो करता था 2 बजे तक। फिर 2 बजे से जी। कंटिन्यू आठ आठ बजे तक कंटिन्यू पढ़ाई चलती थी। और फिर 8 बजे के हम्म बाद में खाना वगैरह, या फिर सॉन्ग वगैरह सुनना, या फिर जो भी इम्प्रूवमेंट करने की चीज होती थी, या फिर घूमते घूमते पार्क में उनको रिवाइज कर लेता था। बस ये रहता था पढ़ने का, हम्म। मोटा मोटी ज्यादा इतना लोड लोड लेने का आवश्यकता भी नहीं रहती है। और आरपीएससी की पता है कि प्रक्रिया बहुत सतत चलने वाली है, इसमें थोड़ा स्लो चलोगे लेकिन यदि कंटिन्यूटी बनाए रखोगे तो सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। यदि एक दिन में अपन 15 घंटे पढ़ लें और अगले दिन जी। में 2 घंटे पढ़ लें, तो वो कहीं ना कहीं अपने साथ भी न्याय नहीं होगा। हम्म। तो कुल मिला के आपने एक कंटिन्यू पढ़ाई की और नियमित अध्ययन है वो आपका कहीं ना कहीं आप इसमें कारगर साबित हुआ आपकी सफलता के लिए। उम्मीद करता हूं हम्म, कि जो यहाँ देख रहे हैं मेरे दर्शक उन्हें भी इस टाइम टेबल से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर वो इसे अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे अपनी पढ़ाई के दौरान। एक सवाल ये भी रहता है कि हम तैयारी तो शुरू कर देते हैं लेकिन बीच में कई बार ऐसा भी लगता है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो मोटिवेट कैसे रखे खुद को? जी सर, सेल्फ मोटिवेशन के लिए एक तो सबसे पहले आवश्यक है कि छोटे छोटे टारगेट बनाएं, कि आज अपने को 1857 की क्रांति करनी है, आज अपने को सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन करने हैं, या फिर आज हम्म अपने को गांधी इरा करना है। छोटे छोटे टारगेट बनाएं और उनके क्वेश्चन करेंगे तो अपने को कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा।
और जी। इसमें मैं सबसे ज्यादा जो अहम योगदान मानता हूँ वो मैं मानता हूँ अपने फ्रेंड सर्किल का, कि आपके फ्रेंड सर्किल हम्म। कैसे हैं, या फिर वो हम्म। क्या गाइडेंस देते हैं, या फिर उनसे क्या डिस्कस करते हैं। क्योंकि जैसे मेंस के दौरान भी यदि अपन हम्म। क्वेश्चन वगैरह लिखे अपने साथ वाले को या सहपाठी को दिखाएंगे तो वो उसमें से अच्छी कमियां भी निकाल सकता है, और क्या हम्म। क्या आउटपुट हो सकते हैं अच्छे से वो बता सकता है। या इंटरव्यू के दौरान भी मैंने कहीं दोस्तों से डिस्कस वगैरह करते थे हम, तो उनसे अच्छा आउटपुट मिलते। तो इसमें दोस्तों का बहुत अहम योगदान रहता है कि वो किस हम्म। प्रकार से अपने अपने को मोटिवेट कर सकते हैं कि यार तू कर सकता है, तेरे में वो संभावनाएं नजर आ रही है। और फिर सेल्फ हम्म। मोटिवेशन के लिए यही है कि अपन सुबह सुबह यदि 10-15 मिनट भी अपने को योगा वगैरह कर लें तो थोड़ा हेल्थी रहता है, और जो माइंड शार्पनेस है वो तेज मानता हूँ मैं, कि यदि योगा वगैरह यदि 15 मिनट निकाल लें तो पूरे दिन के जो 23 घंटे हैं वो अच्छे से निकल सकता है। जी, बिल्कुल। मेरा सवाल एक इंटरव्यू को लेकर रहेगा, क्योंकि ज्यादातर आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कई सारे जो वीडियोस हैं वो आते हैं कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। क्या मतलब आपने रियल इंटरव्यू फेस किया है तो किस तरह के सवाल है पूछे जाते हैं? खास कई अभ्यर्थियों में इंटरव्यू को लेकर डर भी रहता है, तो क्या राय देना चाहोगे और किस तरह के सवाल है, अगर आपको कुछ याद हो तो साझा करना चाहोगे? जी सर, जो ये कोचिंग वगैरह मॉक इंटरव्यू का और जो आरपीएससी बोर्ड का जो हम्म। इंटरव्यू का है, वो दोनों बिल्कुल एक उत्तर है तो एक दक्षिण है, मैं इस रूप में कहना अच्छा। चाहूंगा। जी। क्योंकि बहुत उल्टा है, यहाँ पे बहुत प्रेशराइज किया जाता है, वहां पे बहुत लाइट माहौल किया जाता है, व्यक्ति को हम्म। बहुत संभाला जाता है, बिल्कुल सुकून से उसको पहले 2 मिनट तो उसको नॉर्मल किया जाता है कि आपने 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, हम्म। आपकी ग्रेजुएशन में कैसी है, आप बिल्कुल कंफर्ट हो नहीं हो। जब वो पूरी तरीके से कंफर्ट हो जाते हैं फिर उसका इंटरव्यू स्टार्ट किया जाता है। और फिर भी जी। इंटरव्यू के बीच के दौरान भी वो बिल्कुल सहज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको अपने स्टूडेंट का पूरा 101% आउटपुट निकलवाना है, ना कि उनको वहां हम्म। परेशान करना है या किसी प्रकार का कोई दिक्कत करनी है। तो वो हम्म। बिल्कुल लाइट माहौल करते हैं, और जो उनका फिक्स क्राइटेरिया रहता है कि हर एक जो मेंबर है वो 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट जो भी लेंगे, उस हिसाब से हम्म। वो क्वेश्चन करते हैं, और बीच में ओवरलैपिंग की ज्यादा संभावना उनकी रहती नहीं है। और बिल्कुल जो हम्म। जनरल क्वेश्चन है जो भी सब्जेक्ट से, जैसे कि मेरे इकोनॉमी था, मैंने फिर मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में कर ली थी, तो मेरा 22-23 मिनट इंटरव्यू चला था, तो पूरा इकोनॉमी पे चला था, जिसमें जैसे राजस्थान की इकोनॉमी में क्या अहम है, या फिर इंडिया की हम्म। इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी की तुलना हम्म। करवाई। और हम्म। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका कितना बड़ा योगदान है, और हम्म। 1857 की जो राजस्थान की जो क्रांति थी उसमें किन किन स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान था, कि राजस्थान के हम्म। एकीकरण के क्या चरण थे। तो ये मोटा मोटी ऐसी चीजें उन्होंने पूछी थी कि जो राजस्थान के जो निवासी हैं या फिर जिन्होंने इस दौरान पढ़ाई की है उनको पता होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे मोमेंट थे स्वतंत्र संग्राम के दौरान जिन्होंने पूरा इतिहास का तख्ता पलट कर दिया, तो वो पता होना चाहिए। और मेरे जो इकोनॉमी सब्जेक्ट थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। जी। हाँ, एक सवाल ये भी रहता है ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं मन में, कि हम कौन सी किताबें पढ़े। अमूमन देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, किताबों का ढेर लगा देते हैं और न न कोई दूसरी किताब पढ़ पाते हैं, न कोई पहली किताब पढ़ पाते हैं, वो बीच में ही उलझे हुए रहते हैं। तो संक्षेप में कुछ अगर आप किताबों को लेकर कुछ टिप्स देना चाहोगे तो? जी सर, सबसे जो अच्छी या धारदार जो हथियार हैं वो मैं स्वयं के बनाए हुए नोट्सों को मानता हूँ, क्योंकि वो हम्म। नोट्सों में वो निचोड़ सभी का, जैसे सर ने जो लिखवाया या फिर किताबों से जो पढ़ा उन सबका निचोड़ होता है। तो नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद के लिए, क्योंकि जी। वो खुद के बनाए हुए हैं और बहुत संक्षेप में बनाए हुए हैं। तो नोट्स हैं, हम्म। और एक एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की। जैसे कि राजस्थान हम्म। का इतिहास एवं कला संस्कृति के लिए तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती है बुक, हुकुमचंद हम्म। जैन सर की, उनको फॉलो कर सकते हैं। या राजस्थान ज्योग्राफी की भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती है। और मैंने हम्म। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सर की बुक को फॉलो किया था। और जी। मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सर के नोट्स थे, मेरे सर के हम्म। नोट्स थे, और बाकी स्पेक्ट्रम बुक थी उसको फॉलो किया था। और बाकी हम्म। 6, 7, 8 की जो आरबीएससी की बुक है, या साइंस के लिए जैसे 9th और 10th की आरबीएससी की बुक है, उनको अच्छे से फॉलो हम्म। किया जा सकता है, और उनके खुद के नोट्स बना ले एक बार में जो सर ने पढ़ाया है, और उनके खुद हम्म। को उन बुक्स को मर्ज करके एक बार ऑथेंटिक बुक के साथ तो खुद के नोट्स बना ले, और उनको बार बार रिवाइज करेंगे। और बाकी यदि हम्म। पिछले सालों के क्वेश्चन करना तो कंपलसरी ही है,
तो उनसे मोटा मोटी आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन का क्या ट्रेंड है, या फिर आरपीएससी किस दिशा में जाना चाहती है, तो वो फिर अपने नोट्सों में अभी उन क्वेश्चनों को शामिल कर ले तो वो फिर कंप्लीटली बन जाते हैं सर। हाँ बिल्कुल सर। सर लास्ट सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, आप एक खुद एक सफल युवा कह सकते हो और अपने देश की जो सबसे बड़ी आबादी है वो युवाओं की आबादी है, लेकिन हाल ही में हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि आए दिन जो युवा है वो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे ताकि चाहे कोई भी सेक्टर हो उसमें वो अच्छे से सफलता हासिल कर सके, अपने रास्ते से नहीं भटक सके? जी सर, सर युवाओं को तो यही संदेश देना चाहूंगा कि अपने जो भी लक्ष्य है, कि जैसे किसी को मेडिकल फील्ड में जाना है, या फिर किसी को सिविल सर्विस के फील्ड में जाना है, किसी को इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, या फिर किसी को अपना स्वयं का बिजनेस स्थापित करना है, तो जो भी जी। एक डायरेक्शन बना लें उसमें अपना पूरा सर्वा सर्वा दे दें, या पूर्ण अपने को समर्पित कर दे उसमें, क्योंकि किसी भी कार्य को अपन स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ एक समय लग सकता है। जैसे प्रारंभिक दौर जी। में यदि अपन ने उद्योग स्टार्ट किया तो उसमें 6 महीने 1 साल लग गए, तो उस टाइम निराश नहीं हो और स्वयं को सेल्फ मोटिवेट करते रहे, या फिर अपने परिवारजन से रोजाना टच में रहे, या फिर किसी प्रकार से उनसे कहने में डरे नहीं। तो यदि उनसे अपन कंटिन्यू टच में रहेंगे और सेल्फ मोटिवेट होंगे तो कुछ ना कुछ समय बाद में निश्चित रूप से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। बस ये है कि थोड़ा कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है बस। तो मैं जी। यही जी। कहूंगा कि अपने को उसको अंतिम विकल्प मान के, या फिर भगवान के देवी शक्ति का आशीर्वाद मान के उसमें अपनी पूरी जी जान लगा देनी चाहिए किसी भी कार्य पर। जी। जी। जी बिल्कुल। नितेश कुमार जैन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं एक बार फिर से अदा करना चाहूंगा। आपने टाइम निकाला हमारी ऑडियंस के लिए और बहुत सारी बातें, बहुत सारी अहम जानकारियां हैं जो स्टूडेंट के काम आने वाली हैं, उन जानकारियों को आपने साझा किया। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, जो आप युवाओं के लिए, या फिर जो तैयारी के लिए, जो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं, तो उनको निश्चित रूप से एक पथ प्रदर्शक की जो भूमिका हो सकती है वो आप निभा रहे हैं, तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया सर। थैंक यू सर।